हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 6 चैप्टर 2 हो रहा है गुलेलबाज। गुलेलबाज लड़का। गुलेल किसको कहते हैं? जिससे लोग शिकार करते हैं, चिड़िया को मारते हैं गुलेल बनाकर। यहाँ पर इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कहानी है, क्या कहानी देखिए। छठी कक्षा में पढ़ते समय मेरे तरह तरह के सहपाठी थे। उनमें से एक सहपाठी था बोधराज। उससे हम सब डरते थे। बड़ा जालिम लड़का था। सारा वक्त उसके हाथ में गुलेल रहती और उसका निशाना अचूक था। पेड़ के नीचे खड़े होकर वह ऐसा निशाना बांधता कि दूसरे ही क्षण पक्षियों की चोंचों सुनाई देती और घोंसलों में से तिनके टूट टूट कर हवा में छितरने लगते, या वह झट से पेड़ पर चढ़ जाता और घोंसलों में से अंडे निकाल लाता। जब तक वह घोंसलों को तोड़ फोड़ नहीं डालता, उसे चैन नहीं मिलता था। उसे कभी भी कोई ऐसा खेल नहीं सूझता था जिसमें किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया गया हो। बोधराज की माँ भी उसे राक्षस कहा करती थी। उन्हीं दिनों मेरे पिताजी की तरक्की हुई और हम लोग एक बड़े घर में जाकर रहने लगे। वहाँ भी बोधराज अपने आने लगा। शायद उसे मालूम हो गया कि यहाँ शिकार अच्छा मिलेगा, क्योंकि उस पुराने घर में और घर के आंगन में अनेक पक्षियों के घोंसले थे। घर के पिछले हिस्से में एक बड़ा गोदाम था। यहाँ पर कबूतरों का डेरा था। वहीं पर टूटे रोशनदान के पास एक मैना का भी घोंसला था। कमरे के फर्श पर पंख और टूटे अंडे और घोंसलों के तिनके बिखरे रहते। बोधराज आता तो मैं उसके साथ घूमने निकल जाता। माँ को मेरा बोधराज के साथ घूमना अच्छा नहीं लगता था, मगर वह जानती थी कि मैं अकेला घर में पड़ा पड़ा क्या करूँगा। माँ भी उसे राक्षस कहती थी और उसे बहुत समझाती थी कि निरीह जानवरों को तंग नहीं किया करें। एक दिन माँ मुझसे बोली, अगर तुम्हारे दोस्त को घोंसले तोड़ने में मज़ा आता है तो उससे कहो कि हमारे गोदाम में से घोंसले साफ कर दें। मगर माँ, तुम खुद ही तो कहती थी कि जो घोंसले तोड़ता है उसे पाप चढ़ता है। मैं यह थोड़े कहती हूँ कि पक्षियों को मारे। वह तो पक्षियों पर गुलेल चलाता है, उन्हें मारता है। घोंसला हटाना तो दूसरी बात है। जब बोधराज घर पर आया तो मैं उसे गोदाम में ले गया। शाम हो रही थी। कमरे में पहुँचे तो बला की बू थी और फर्श पर बिखरे हुए थे पंख और पक्षियों की बीट। बीट मतलब पोट्टी होता है। मैंने बोधराज की ओर देखा तो उसने गुलेल संभाल ली थी और बड़े चाव से छत के नीचे मैना के घोंसले की ओर देख रहा था, जिसमें से उभरे हुए तिनके और रुई के फाहे हमें नज़र आ रहे थे। कबूतर अलग से दूसरी ओर सहतिर पर गुटरगू करते हुए मटरगश्ती कर रहे थे। घोंसले में मैना के बच्चे हैं, बोधराज ने कहा और अपनी गुलेल साध ली। तभी मुझे घोंसले में से छोटे छोटे बच्चों की पीली पीली नन्ही चोंच झांकती नजर आई। इनके माँ बाप कहाँ हैं? मैंने पूछा। चुग्गा लेने गए हैं, अभी आते ही होंगे, कहते हुए बोधराज ने गुलेल उठाई। मैं उसे रोकना चाहता था कि घोंसले पर गुलेल नहीं चलाएं, पर तभी बोधराज की गुलेल से फुर की आवाज़ निकली और इसके बाद जोर की टन की आवाज़ आई। गुलेल का कंकड़ घोंसले से न लगकर सीधा टीन की छत पर जा लगा था। तभी बोधराज ने गुलेल से एक और वार किया।
अब की बार कंकड़ साथी से लगा। बोधराज ने फिर से गुलेल तान ली थी। तभी कमरे में एक भयानक सा साया डोल गया। रोशनदान के सिक्चे पर एक बड़ी सी चील पंख फैलाए बैठी थी। हम दोनों ठिठक कर उसकी ओर देखने लगे। रोशनदान में बैठी चील भयानक लग रही थी। यह चील का घोंसला होगा। चील अपने घोंसले में लौटी है। मैंने कहा। नहीं, चील का घोंसला यहाँ कैसे हो सकता है? चील अपना घोंसला पेड़ों पर बनाती है। यह मैना का घोंसला है। उस वक्त घोंसले में से चों चों की ऊंची आवाज़ आने लगी और मैना के बच्चे पंख फड़फड़ाकर चिल्लाने लगे। हम दोनों निश्चेष्ट से खड़े हो गए, यह देखने के लिए कि अब चील क्या करेगी। हम दोनों टकटकी बांधे चील की ओर देखे जा रहे थे। चील रोशनदान में से अंदर आकर सातिर पर बैठ गई थी। वह अपना छोटा सा सिर हिलाती, कभी दाएं और कभी बाएं देखने लगती। मैं चुप था। बोधराज भी न जाने क्या सोच रहा था। यह यहाँ रोज आती होगी, बोधराज बोला। देखिए यहाँ पर है, ये बोधराज है, लिया हुआ है गुलेल। अब मेरी समझ में आया कि क्यों फर्श पर जगह जगह पंख और मांस के लोथड़े बिखरे पड़े रहते हैं। जरूर हर आए दिन चील घोंसले पर झपट्टा मारती रही होगी। मैं घबरा उठा। मैं मन में बार बार कहता, क्या फ़र्क पड़ता है अगर चील मैना के बच्चों को मार डालती है या बोधराज अपनी गुलेल से उन्हें मार डालता है। अगर चील नहीं आती तो इस वक्त तक बोधराज ने मैना का घोंसला नोच भी डाला होता। तभी बोधराज ने गुलेल उठाई और सीधा निशाना चील पर बांध दिया। चील को मत छेड़ो, वह तुम पर झपटेगी, मैंने बोधराज से कहा। चील को निशाना नहीं लगा। कंकड़ छत से टकराकर नीचे गिर पड़ा और चील ने अपने बड़े बड़े पंख फैलाए और नीचे सिर किए घूरने लगी। चलो यहाँ से निकल चले, मैंने डर कर कहा। नहीं, हम चले गए तो चील बच्चों को खा जाएगी। उसके मुंह से यह वाक्य मुझे बड़ा अटपटा लगा। स्वहीं तो घोंसला तोड़ने के लिए गुलेल उठा लाया था। बोधराज ने झट से गुलेल मुझे थमा दी और जेब से 5-7 कंकड़ निकाल कर मेरी हथेली पर रखे। तुम चील पर गुलेल चलाते जाओ, उसे बैठने नहीं देना, उसने कहा और स्वयं भागकर दीवार के साथ रखी मेज को फर्श के बीचों बीच लाने लगा। मैं गुलेल चलाना नहीं जानता था। 2 बार मैंने कंकड़ रखकर गुलेल चलाई, लेकिन इसी बीच चील गोदाम की दूसरी सातिर पर जा बैठी थी। बोधराज मेज को मैना के घोंसले के नीचे ले आया और फिर उसने एक टूटी हुई कुर्सी चढ़ा दी और उस पर जा खड़ा हुआ। फिर बोधराज ने दोनों हाथ ऊपर को उठाए, जैसे तैसे अपना संतुलन बनाए हुए उसने धीरे से घोंसले को उठा लिया और धीरे धीरे कुर्सी पर से उतरकर मेज पर आ गया और घोंसले को थामे ही छलांग लगा दी। चलो बाहर निकल चलो, उसने कहा और दरवाजे की ओर लपका। गोदाम में से निकलकर हम गैराज में आ गए। गैराज में एक बड़ा दरवाज़ा था और दीवार में एक छोटा सा झरोखा। यहाँ पर चील नहीं पहुँच सकती, बोधराज ने कहा और इधर उधर देखने लगा था। थोड़ी देर में घोंसले में बैठी मैना के बच्चे चुप हो गए। बोधराज बक्से पर चढ़कर मैना के घोंसले में झांकने लगा। मैंने सोचा अभी ही उन्हें जेब में डालकर घूमता फिरे, मगर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वह देर तक घोंसले के अंदर झांकता रहा और फिर बोला, थोड़ा पानी लाओ, इन्हें प्यास लगी है। इनकी चोंच में बूंद बूंद पानी डालेंगे। मैं बाहर गया और एक कटोरी में थोड़ा सा पानी ले आया। दोनों नन्हे बच्चे चोंच ऊपर उठाए हाँफ रहे थे। बोधराज ने उनकी चोंच में बूंद बूंद पानी डाला और देखिए यहाँ पर डाल रहा है बूंद बूंद पानी। यहाँ पर देखिए बोधराज है। बच्चों को छूने से मुझे मना कर दिया, न ही स्वयं उन्हें छुआ। इन बच्चों के माँ बाप यहाँ कैसे पहुँचेंगे, मैंने पूछा। वे इस झरोखे में से आ जाएंगे, वे अपने आप इन्हें ढूंढ निकालेंगे। दूसरे दिन जब बोधराज मेरे घर आया तो न तो उसके हाथ में गुलेल थी और न जेब में कंकड़, बल्कि जेब में बहुत सा चुग्गा भरकर
लाया था और हम दोनों देर तक मैना के बच्चों को चुग्गा डालते और उनके करतब देखते रहे थे। ये कौन लिखा है? भीष्म साहनी। ये देखिए भीष्म साहनी लिखे हैं। कहने का मतलब क्या है? ये आदर्श पाठ है। अगर जो काम गंदा कोई करता है, बुरा काम करता है, तो अगर हम उसको कहेंगे कि तुम ये जाकर काम करो, क्योंकि बुरा काम बुरा होता है, लेकिन वही बात अगर कोई दूसरा कोई कहता है करने के लिए तो आदमी नहीं करना चाहता है। ये मनोवैज्ञानिक सच है कि जो बुरा काम होता है वो बुरा काम होता है। अगर वही काम अगर दूसरा आपको बोले करने के लिए तो वो कभी भी नहीं करेगा। तो यहाँ पर बोधराज ने बुरा काम नहीं किया। बोधराज वो जो लेखक हैं, उनकी जब माँ ने बोला कि बोधराज को बोल दो कि जो घोंसला है ना उसको तोड़ दे और मतलब ख़राब कर दे उसको, उसमें उसके घर को वो क्या करे, नोच दे, जला दे, जो भी कर दे। लेकिन उन्होंने, बोधराज ने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो गलत काम था। सभी जानते हैं गलत काम है, फिर भी गलत काम करते हैं, लेकिन वही अगर किसी के मुंह से अगर वो सुनते हैं तो उस काम को नहीं करते हैं। आज हम लोगों ने भीष्म साहनी का लिखा हुआ गुलेलबाज लड़के को पढ़ा। अच्छी ये कहानी स्टोरी है गुलेलबाज लड़का का, बाद में सुधर जा रहा है। और हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं इनके बारे में भी, भीष्म साहनी के बारे में। ये है भीष्म साहनी। भीष्म साहनी का जन्म 8 अगस्त सन 1915 को रावलपिंडी मध्य पाकिस्तान में हुआ था। इन्होंने अध्यापन, संपादन तथा अनुवाद आदि अनेक कार्यों में प्रसिद्धि प्राप्त की। लंबे समय तक इन्होंने दिल्ली के जाकिर हुसैन महाविद्यालय में अंग्रेजी का अध्यापन किया। अपनी रचनाओं में इन्होंने सदा मानवीय मूल्यों को महत्व दिया। उनके प्रसिद्ध उपन्यास तमस, कड़ियाँ और बसंती पर दूरदर्शन के लिए धारावाहिक भी बने हैं। सन 2003 में इनका स्वर्गवास हो गया। तो इनका ये परिचय हुआ भीष्म साहनी का। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग का जितना है क्वेश्चन आंसर हो गया। हाँ, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।